गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग। जो मॉडर्न इंडिया में हम लोग आज जो देखेंगे उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि आप देखते हो कि राष्ट्रीय आंदोलन के तीन फेज हैं। एक उदारवादी, दूसरा उग्रवादी और तीसरा गांधीवादी। इसी बीच में एक और फेज चलता है जिसे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो आज हम लोग इसी उग्रवादी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के संदर्भ में हम लोग देखेंगे, जिसमें बहुत सारे ऐसे संगठन भी हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो कि जब राष्ट्रीय आंदोलन का ही एक फेज है जिसमें युवा वर्ग जो है वह क्रांति के रास्ते पर, यानी हिंसा के रास्ते पर, क्रांति तो नहीं हिंसा के रास्ते पर वह चल पड़ते हैं। और यहाँ से राष्ट्रवाद जो है वह थोड़ा हिंसक होता है। उसका दो फेज है। एक फेज स्वदेशी आंदोलन के बाद होता है, जो क्रांतिकारी आते हैं। उस समय के क्रांतिकारी थोड़े निम्न मध्यम वर्ग से थे और हिंसा उनका केंद्र में था। जो स्वदेशी आंदोलन के बाद आए, उन क्रांतिकारियों ने आत्मविनाश की नीति भी अख्तियार की थी। जैसे खुदीराम बोस का नाम आपने सुना होगा, प्रफुल्ल चाकी के विषय में भी आप लोगों ने सुना होगा। क्योंकि जब स्वदेशी आंदोलन के दौरान जब ब्रिटिश दमन काफी तीव्र हो गया उग्रवादियों को लेकर, तो देश के युवा वर्ग बहुत निराश हुए और वे हिंसा की रास्ता को अख्तियार कर लेते हैं और आत्मविनाश की नीति को ग्रहण कर लेते हैं। उनको लगा कि अब यह जो सरकारी अधिकारी हैं, ब्रिटिश अधिकारी हैं, जब तक इनमें डर पैदा नहीं करेंगे तब तक ये हमारे देश के लोगों का उत्पीड़न कम नहीं करेंगे। तो इस वजह से वह हिंसा के रास्ता पर चल पड़ते हैं। एक बार दूसरा बार फिर से हिंसक राष्ट्रवाद हमें दिखाई देता है, और वह दिखाई देता है असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात। जब गांधी ने असहयोग आंदोलन को बारदोली प्रस्ताव के तहत जब वापस ले लिया, तो एक बार फिर से युवा वर्ग जो हिंसा के रास्ता को छोड़कर जो गांधीवादी विचारधारा के तहत अहिंसक आंदोलन से जुड़े थे, उन लोगों ने एक बार फिर से हिंसा के रास्ता को अख्तियार किए। इस समय के जो उग्रवादी थे उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, इन सब के विषय में आप लोगों ने सुना भी होगा। इनके द्वारा न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी क्रांतिकारी संगठन बनाए गए और फिर हिंसक रास्ते को अख्तियार किया गया। तो आज बच्चों उन्हीं सबसे रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे यह पहला प्रश्न है, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। चलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। मन्नू, नविता, विनय, दीपक, अमित, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बच्चों गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यह पहला प्रश्न है। आज का प्रश्न दोनों ही मीडियम में है, जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हैं। जहां आपको सहूलियत हो वहां आप उसे पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। 1920 के बाद की क्रांतिकारी गतिविधियों की पृष्ठभूमि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रांतिकारी गतिविधियों की पृष्ठभूमि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असहयोग आंदोलन के अचानक निलंबन ने युवा प्रतिभागियों में निराशा की लहर पैदा कर दिया। द एब्रुप्ट suspension of the non-cooperation movement created a wave of disappointment among young participants. रूस, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र और चीन के क्रांतिकारी आंदोलनों ने युवा राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ रशिया, आयरलैंड, टर्की, इजिप्ट एंड चाइना इंस्पायर्ड द यंग नेशनलिस्ट। नेताओं और युवा कार्यकर्ताओं को अभी भी गांधी के नेतृत्व में विश्वास था। लीडर्स एंड यंग एक्टिविटीज स्टिल हैड फेथ इन गांधीज लीडरशिप। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। क्रांतिकारी गतिविधियों की पृष्ठभूमि के बारे में, कैसे उनका पृष्ठभूमि निर्मित होता है, आखिर क्यों वे क्रांति के रास्ते पर चल पड़े, उसका कारण क्या है। असहयोग आंदोलन की वापसी,
युवा प्रतिभागियों में निराशा की लहर की भावना को पैदा किया। क्या यह सही है? रूस, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र और चीन के जो क्रांतिकारी आंदोलन उस समय जो चलाए जा रहे थे, क्या वहां से राष्ट्रवादी भावना को प्रेरणा मिली? क्योंकि आप देखते हो 1917 का ही दौर है बच्चों, जब चीन में आपको क्रांति हो रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। इधर आप देख रहे हो कि 1917 में रूस में क्रांति हो रही है। अक्टूबर नवंबर की क्रांति, फरवरी मार्च की क्रांति और अक्टूबर नवंबर की क्रांति, जिसमें पहले आपको समाप्त किया गया राजतंत्र को, निरंकुश राजतंत्र को, और फिर लेनिन के नेतृत्व में एक और क्रांति हुई जो अक्टूबर नवंबर की क्रांति कही जा रही है। फिर लेनिन आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लेकर आता है, समाजवाद को स्थापित करता है। उधर आप देख रहे हो कि चीन में भी 1911 में क्रांति हुई, 1911 और 1949 दो चरणों में वहां भी हुई। 1911 की क्रांति जो चीन में हुई, वहां भी मंचू राजवंश को समाप्त किया गया, वहां भी मंचू राजवंश को समाप्त किया गया था। तो यह आप देखते हो कि मिस्र में क्रांति हो रही है, तुर्की में क्रांति हो रही है। तो यहां जो राष्ट्रवादी को, क्या यह क्रांति भारतीय राष्ट्रवादियों को क्या यह प्रेरणा स्रोत था? बिल्कुल सही है कि यह आपको भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने का काम किया कि अगर हम भी संगठित होकर लड़ाई लड़ते हैं, तो हम इस दास्ता से मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। इधर आप देखो कि असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित करना चौरी चौरा कांड के कारण, इसने भी युवाओं को बहुत आक्रोशित किया। जो युवा वर्ग क्रांति हिंसा की रास्ता को छोड़कर जो युवा वर्ग गांधीवाद में आस्था रखे थे, उनकी भावनाओं को एक बार फिर से ठेस पहुंची। उन्हें लगा कि एक बार फिर से मेरे साथ धोखा हुआ है और हम अपने तरीके से ही स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाएंगे, और उसके लिए हिंसक गतिविधियों को अपनाना पड़ेगा। तो यह भी बच्चों बिल्कुल सही है। नेताओं और युवा कार्यकर्ताओं को अभी भी गांधी के नेतृत्व में विश्वास था? बिल्कुल नहीं। युवा कार्यकर्ताओं को बिल्कुल अब गांधी के नेतृत्व में, गांधी को तो असफल घोषित कर दिया गया, ठीक है, नहीं, डी आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों की ओर से जो आंसर आया, तो यहां हम लोग देखते हैं कि यह बिल्कुल सही है, 1 और 2, क्योंकि युवा वर्ग जो है अब कहां गांधीवाद में उनको भरोसा रहा, और गांधी के नेतृत्व में कहां उनको। आप असहयोग आंदोलन की वापसी को लेकर देखो तो यह कहा जाता है, गांधी का यह जो निर्णय, इसको लेकर अलग अलग लोगों ने, स्वयं गांधी के जो जुड़े लोग थे, उन्होंने भी कहा कि मैं आपके इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हूं, कहा जाता है कि गांधी के इस निर्णय से युवा वर्ग में असंतोष की लहर पैदा हो गई, कांग्रेस संगठन में दरार की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि इसी के बाद तो फिर आप देखते हो कि 1922 का गया अधिवेशन होता है, और गया अधिवेशन के बाद स्वराज पार्टी का गठन कर लिया जा रहा है 23 में। तो इस प्रकार से युवा वर्ग में कहां अब गांधीवाद में भरोसा है? नहीं है गांधीवाद में भरोसा। और इसी समय का एक उपन्यास लिखा हुआ है प्रेमचंद का, आप वहां भी देखोगे, उस उपन्यास में भी आप जब, क्योंकि देखो साहित्य जो होता है ना, वह समाज का दर्पण होता है। तो किसी भी समय काल के अगर समाज को जानना है तो साहित्य को भी पढ़ लो, उस समय की रचनाओं को आप पढ़ो, पता चल जाएगा कि उस समय का समाज कैसा था। तो प्रेमचंद की एक रचना है गोदान, और गोदान में भी आप देखो कि वहां पे होरी एक पात्र है जिसका बेटा है गोबर। वह शहर में जाता है, मजदूर बन जाता है, और फिर उसने खन्ना साहब मिल मालिक थे, उनके मिल में आग लगाता है ना। तो क्रांति के रास्ते पर दिखाया जा रहा है कि कैसे क्रांति के रास्ते पर समाज आगे बढ़ रहा है। तो यह हम लोग देखते हैं कि इसमें सही उत्तर 1 और 3 होगा। बच्चों, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का चुनाव करें। अब गलत विकल्प पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA पंजाब, यूपी, बिहार में सक्रिय था। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सन्याल ने
HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था। HRA पंजाब में स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पंजाब में स्थापित किया गया था। HRA का लक्ष्य एक सशस्त्र क्रांति का आयोजन करना था। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों की ओर से सही आना चाहिए। द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज एक्टिव इन पंजाब, यूपी, बिहार। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड सचिंद्रनाथ सन्याल फाउंडेड द HRA. HRA was established in Punjab. HRA goal was to organize an armed revolution. अब इसमें से कौन सा गलत है, गलत पूछा जा रहा है, तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA पंजाब, यूपी, बिहार में सक्रिय था। बिल्कुल सही है कि HRA का जो गठन किया गया था, यह गठन किया गया था 1924 में। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्रनाथ सन्याल, इसके साथ साथ आप देख रहे हो चंद्रशेखर आजाद, ये सारे लोग HRA के संस्थापक सदस्य थे। HRA के संस्थापक सदस्य। HRA पंजाब में स्थापित नहीं, बल्कि HRA की स्थापना किया गया था कहां? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। कानपुर में, यह कानपुर का संगठन था HRA, यह पंजाब में स्थापित नहीं था। HRA का लक्ष्य एक सशस्त्र क्रांति का आयोजन करना था। बिल्कुल सही है कि इसका लक्ष्य जो था भाई सशस्त्र क्रांति के माध्यम से परिवर्तन लाना, ठीक है। सी होगा सर, अच्छा हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि निम्नलिखित कथन, यहाँ पे आपको HRA के विषय में बहुत क्रांतिकारी संगठन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और फिर इसी संगठन के द्वारा 1925 में 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कांड घटना को अंजाम दिया जाता है, और उस काकोरी कांड में बहुत सारे लोग गिरफ्तार होते हैं। कुछ लोगों पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, जिनमें 4 लोगों को मौत की सजा दे दी जाती है। तो इस प्रकार से यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है। यही संगठन था HRA, और यह गांधीवाद से मोहभंग का नतीजा था कि युवा वर्ग जो थे, वह युवा वर्ग में अब गांधीवाद में आस्था उनमें नहीं रह गया था, वह हिंसक रास्ते को अख्तियार कर लेते हैं। इसलिए इस संगठन को स्थापित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, हाँ सर, क्वेश्चन 1 दोबारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऐसे क्वेश्चन 1 में कुछ है नहीं वैसा। 1920 के बाद की क्रांतिकारी गतिविधियों की पृष्ठभूमि पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए तो यह हम लोग देखते हैं। हाँ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संबंध में HRA पे ही प्रश्न पूछा जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने सशस्त्र क्रांति का वकालत किया था। इसके सदस्यों पर काकोरी षड्यंत्र केस में सरकार द्वारा मुकदमा चलाया गया। यह संगठन, HRA के विषय में पूछा जा रहा है, यह संगठन बाद में अपना नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर लिया, HSRA। तो यह HRA के विषय में पूछा जा रहा है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसके विषय में आपसे प्रश्न यहां पे पूछा जा रहा है कि दिए गए कथन में से कौन से गलत हैं। गलत कथन पूछा जा रहा है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इट advocated for an armed revolution. Its members were prosecuted by the government in the Kakori conspiracy case. This organization later changed its name to Hindustan Socialist Republican Association. कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है? कोई बात नहीं, देखते हैं। अब HRA एसोसिएशन के संबंध में इसने सशस्त्र क्रांति का वकालत किया था। बिल्कुल सही है कि HRA का गठन इसीलिए किया गया था कि अब क्रांति के रास्ते हम परिवर्तन लाएंगे, स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे अपने तरीके से। इसलिए HRA का गठन किया गया था कानपुर में 1924 में क्रांतिकारी संगठन के रूप में, ठीक। इसके सदस्यों पर काकोरी षड्यंत्र केस में, क्योंकि इसी संगठन के द्वारा, क्योंकि फंड की जरूरत होती है किसी भी संगठन को बनाने के लिए, फंड कहां से आएगा, पैसे कहां से आएंगे? यह कोई बहुत समृद्ध घर के तो थे नहीं। तो इन लोगों ने एक ट्रेन डकैती किया,
अपने संगठन की आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए काकोरी कांड, और यह जो काकोरी कांड था सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को लूट लिया गया था जिसमें सरकारी खजाना जा रहा था। इसमें बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, 17 लोग गिरफ्तार होते हैं और गिरफ्तारी के बाद सरकार के द्वारा 4 लोगों को फांसी की सजा भी दी जाती है। तो इसके सदस्यों पर काकोरी षड्यंत्र केस में यह काकोरी कांड होता है। सरकार द्वारा मुकदमा चलाया गया था, बिल्कुल सही है। अब जब सरकार के द्वारा मुकदमा चलाया गया, इसमें बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए, कुछ लोगों को फांसी भी दी गई। अब इस संगठन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। तो अब ऐसे स्थिति में संगठन अपना नाम तो बदलेगा ना। इसमें एक बच गए थे, चंद्रशेखर आजाद, गिरफ्तारी होने से वह बच निकले थे। तो फिर चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के द्वारा 1928 में फिर HSRA का गठन किया जाता है। कहां पे? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। यही संगठन का नाम बदलकर इसका गठन किया गया था, HRA का ही, क्योंकि HRA को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। अब जब सरकार उस संगठन को प्रतिबंधित कर देगी तो ऐसे स्थिति में उसका नाम बदल दिया जाता है। आए दिन आप लोग सुनते होंगे पाकिस्तान के विषय में कि अलकायदा तो ये कोई संगठन है, जब उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित किया जाता है तो वह तुरंत से अपना नाम बदल लेता है, तलकायदा रख देगा, बलकायदा रख देगा, कुछ भी इस तरीके से। तो इसी तरीके से HRA जो था इसने अपना नाम परिवर्तित किया और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कर लिया जाता है। फिर इस संगठन के द्वारा भी एक कांड कर ही दिया जाता है और वह किया जाता है, सैंडर्स को गोली मारा जाता है। तो HRA के द्वारा जो कांड है काकोरी कांड, और HSRA के द्वारा जो कांड है वह है लाहौर कांड, जिसमें सैंडर्स को गोली मारा जाता है 1928 में। तो इस प्रकार से इसका क्या होगा, कौन सा गलत है? तो कोई भी गलत नहीं है, इसका डी होगा बच्चों। क्लियर है? इसका डी होगा। आसान सा प्रश्न था, शायद आप लोगों ने ध्यान से इसको पढ़ा नहीं होगा, है ना। तो इसको देखने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग बच्चों। बंदी जीवन किसके द्वारा लिखी गई थी? बंदी जीवन बहुत ही अच्छी पुस्तक है और पूछा हुआ प्रश्न है। बंदी जीवन, कुछ आपको साहित्य पे हमेशा से प्रश्न आपको पूछा जाता है। यह किनके द्वारा लिखित पुस्तक है बंदी जीवन? थोड़ा मैं जानना चाहूंगा। बंदी जीवन बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जतीन दास, सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल। तो ओम प्रकाश डी। अच्छा, नीति आयोग को योजना आयोग कर दिया गया मोदी जी के द्वारा। चलो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बंदी जीवन किसके द्वारा, तो यह फैक्चुअल प्रश्न है, इसमें बहुत ज्यादा आपको ध्यान लगाने की जरूरत है नहीं। सचिंद्र नाथ सन्याल बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे, सचिंद्र नाथ सन्याल, और इन्होंने ही बंदी जीवन लिखा था। सबसे पहले यह जो बंदी जीवन लिखा गया था, यह लिखा गया था पहले यह आपको हिंदी में, बाद में इसको गुरुमुखी भाषा में भी, पंजाबी भाषा में भी इसे छापा जाने लगा। तो इसका बी सही उत्तर होगा, 4 का बी होगा। चलिए आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने, देखो बहुत सारा यहां से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान से इसको आप लोग देखना। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने अपनी फांसी की पूर्व संध्या पर, फांसी है ना, फांसी नहीं, फांसी की पूर्व संध्या पर दिए गए दूध को पीने से इनकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का ही दूध लूंगा। अब मैं केवल, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी थे। अब ऐसे स्टेटमेंट वाला आपसे प्रश्न पूछा जाता है। राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह। अब कौन से थे जिन्होंने यह कहा था? अच्छा, सबको इसमें से फांसी दिया जा रहा है, आप देख सकते हो। ये जो भी क्रांतिकारी हैं इन सबको फांसी दिया गया। अशफाक उल्लाह खां को भी दिया गया, राम प्रसाद बिस्मिल को भी दिया गया, है ना, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सबको दिया जाता है। तो कौन से क्रांतिकारी थे जो यह कहे थे? बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे और काकोरी कांड में इन्हें गिरफ्तार किया गया था बच्चों, यह जरूर ध्यान रखना। काकोरी कांड में, काकोरी ट्रेन डकैती में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, बाद में इनके ऊपर मुकदमा चलता है और गोरखपुर जेल में इन्हें फांसी दे दी जाती है, राम प्रसाद बिस्मिल को। बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे। इन्होंने ही कहा था
कि अब जब दूध दिया गया तो इन्होंने दूध पीने से इनकार कर दिया फांसी की पूर्व संध्या पर, कहा कि अब मैं केवल अपनी मां का ही दूध पीऊंगा, बाहर का दूध नहीं पीऊंगा। ये ऐसे ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको जरा भी मौत को सामने देखकर ये घबराते और रोते नहीं थे, हंसते हुए फांसी के फंदे पर लटक जाते थे। इनको लगता था कि मेरा जीवन धन्य हो गया, कि मैं अपने देश के लिए कुर्बानी दिया। और आज हम सब उस स्वतंत्रता के अर्थ को ही नहीं समझ पा रहे हैं, इनके बलिदानी को भूल जा रहे हैं कि आज अगर हम स्वतंत्र हैं तो इसमें कितने लोगों ने बलिदानी दी है। हमें उनके बलिदान को भी याद रखना चाहिए कि आज अगर हम स्वतंत्र हैं तो उस स्वतंत्रता के पीछे कितना दर्द छिपा हुआ है। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी थे। तो यह आपको कौन थे? तो यह थे आपको राम प्रसाद बिस्मिल ने, इनका यह स्टेटमेंट था। अब ये सब फैक्चुअल प्रश्न है। अब इन सब चीजों में देखो दो ही तरीका होता है, या तो आपको पता है या तो पता नहीं है। नहीं पता है, सुन लिए, याद रह गया तो ठीक है, नहीं याद रहा तो फिर गलत होगा। दो ही रीजन होता है। कॉन्सेप्चुअल में थोड़ा बहुत आप माइंड अप्लाई कर सकते हो, यहां पे तो कुछ भी नहीं, यहां तो वन लाइनर चीजें हैं, याद रखना पड़ेगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। काकोरी कांड का स्थान कानपुर था। सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दे दिया था। चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहे थे। सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है, ठीक है, सही विकल्प का चयन करें। तो काकोरी कांड के विषय में आपसे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और अमित ने दिया है 6 का बी आंसर। काकोरी कांड का स्थान कानपुर था। सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दे दिया था। चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहे थे। द प्लेस ऑफ काकोरी कंस्पिरेसी वाज कानपुर। द गवर्नमेंट फॉर काकोरी कंस्पिरेसी हैंग्ड राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी एंड ठाकुर रोशन सिंह। चंद्रशेखर आजाद मैनेज टू अवॉइड अरेस्ट। चंद्रशेखर आजाद यहां गिरफ्तारी से बच निकले। काकोरी कांड का स्थान कानपुर नहीं था बच्चों, कानपुर नहीं था। यह आपको लखनऊ सहारनपुर संभाग था, है ना, वहां पे किया गया था ना कांड। संगठन कानपुर में गठित किया गया था, HRA। तो यह तो आपको गलत हो गया, यह तो गलत हो गया। सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के लिए बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी दिया। बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है। 17 लोग गिरफ्तार हुए थे जिनमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी। और एक चीज ध्यान रखना, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी वह आपको गोरखपुर जेल में, कभी ऐसे भी आपसे प्रश्न दे देगा मैचिंग में कि इनको फांसी कहां दी गई थी, ठीक है। अशफाक उल्लाह खां को इनको जो फांसी दी गई थी, इन्हें फांसी दी गई थी फैजाबाद जेल में। यह जरूर याद रखना बच्चों कि किस जेल में किनको फांसी दी गई, यह जरूर याद रखना। राजेंद्र लाहिड़ी, इन्हें आपको गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। और ठाकुर रोशन सिंह जो थे, इन्हें इलाहाबाद में फांसी दी गई थी, ठीक है। रोशन सिंह, इन्हें इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। और चंद्रशेखर आजाद इसमें बच निकले थे। बाद में चंद्रशेखर आजाद फिर सैंडर्स की हत्या से जुड़ते हैं। और उसके बाद आप देखते हो कि चंद्रशेखर आजाद को फिर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ही एक पुलिस मुठभेड़ हो जाता है। वो भी एक व्यक्ति ने जाकर जानकारी दे दी जो भारतीय ही था। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस काउंटर कर देती है। इनकाउंटर करके बाद वो भी अपने से, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी ही गोली से अपने आप को मार डाला। जब अंतिम गोली उनके पास बचा, जब तक उनके पास गोलियां थी तब तक उन्होंने पुलिस को सटने नहीं दिया था। तो यह जरूर ध्यान रखना। और इसमें चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल सही है, कामयाब हो गए थे। तो पहला आप हटा दो तो इसमें से 2 और 3 सही उत्तर होगा, यानी बी इसका उत्तर सही होगा, ठीक है। और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने
बिल्कुल सही, आप लोगों ने इसमें से बी दिया भी है, बहुत अच्छी बात, आप लोगों ने बी दिया भी है। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है कि 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 4 को आजीवन कारावास दिया गया और उन्हें फांसी दी गई। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इसमें जो सरकारी वकील था ना, सरकार की तरफ से जो वकील था वह था आपको जगत नारायण मुल्ला। इन्हें जो फांसी दी गई थी, सरकार की तरफ से जो वकील था उसका नाम था जगत नारायण मुल्ला। यह भी, ये सब चीजें थोड़ा याद रखना आप लोग, जगत नारायण मुल्ला, क्योंकि हम लोग केवल यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं ना, बहुत सारी चीजों को हम लोग को सीखना भी है। जैसे अब इन सारी चीजों को आप देखो तो कभी ऐसे भी दे देगा मैचिंग में कि काकोरी कांड से जुड़े व्यक्तियों को किस जेल में मृत्यु दंड की, किस जेल में फांसी दी गई, और इसमें आपको दे देगा सही कूट का चयन करें, तो ऐसे भी तो प्रश्न देगा, फिर वहां पे क्या करोगे। तो इसलिए इन चारों चीजों को याद रखना। और इसमें जो सरकारी वकील था उसका नाम था जगत नारायण मुल्ला, जो सरकारी वकील था। ठीक है, इधर से भी थे, बचाव पक्ष की ओर से भी वकील थे, ऐसा नहीं था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक कमेटी गठित किया गया था, बचाव समिति, इन लोगों को, काकोरी कांड से जुड़े लोगों को, और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे वह आपको गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुआ था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में, काकोरी कांड के लोगों को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी नहीं बचा पाए, 4 लोगों को मृत्यु दंड की सजा दे ही दी जाती है। जैसे आप देखते हो, पढ़ोगे आगे, आजाद हिंद फौज बचाओ समिति का भी गठन किया गया था भूलाभाई देसाई की अध्यक्षता में, और बहुत सारे वकील थे उसमें। बहुत लंबे वर्षों के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बार फिर से अपना वकालत का कोट पहना। तेज बहादुर सप्रू, काटजू, ये सारे लोग थे आपको बचाव पक्ष के वकील, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को बचाने के लिए लाल किला मुकदमा से जुड़े हुए। तो यहां भी बचाव समिति का गठन किया गया था कि भाई हम अपने क्रांतिकारियों को खोने नहीं देंगे, बचाएंगे। तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसको क्रमबद्धता में लगाना है। काकोरी कांड, चटगांव में शस्त्रागार पर हमला, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। बहुत अच्छा प्रश्न है। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र, नीचे दिए गए कूट में से सही उपयुक्त कूट का चयन करें। द दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी, आर्मरी राइड इन आपको चटगांव, द रॉबरी ऑफ काकोरी। बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर आप लोगों की ओर से आए। यह आपको पता होगा काकोरी कांड कब, तो काकोरी कांड 1925 की घटना है। चटगांव शस्त्रागार पर हमला कब किया गया था, यह किया गया था 1930 सूर्य सेन के नेतृत्व में। यही था ना, आप लोग की ओर से आंसर भी आ रहा है, मैं जो देख पा रहा हूं। चटगांव में शस्त्रागार पर हमला। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र जो है, अब दिल्ली लाहौर षड्यंत्र जैसे आप देखते हो कि यह एक बम कांड होता है, बम कांड होता है, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। ठीक, और यह दिल्ली लाहौर षड्यंत्र जो है, यह ऐसे तो 1928 का भी हो जाएगा। अगर घटना स्पष्ट नहीं है तो दिल्ली लाहौर षड्यंत्र आपको लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है, 1928। तो अब आप मिला लो 25, 28, 30, 1, 3, 2, 1, 3, 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 3, 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो 7 का ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। 1, 3, 2 काकोरी कांड 1925, चटगांव शस्त्रागार 1930, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र जो लाहौर कांड को अंजाम दिया जा रहा है भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ठीक है, हाँ अच्छा अनीता आज लेट हो गई, कोई बात नहीं बेटा। चलिए, तो इसका सही उत्तर ए होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, भी बहुत अच्छा प्रश्न है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी को लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी दी गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है।
काकोरी ट्रेन डकैती मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चलाया गया, बाद में इन्हें भी फांसी दिया जाता है। तो यह तो बहुत आसान सा प्रश्न हो गया भाई। चलिए जल्दी से इसका आप लोग आंसर दे दीजिए। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न हो गया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी दी गई थी, अभी मैंने चर्चा कर ही दिया है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा आसान तो नहीं हो गया। काकोरी ट्रेन डकैती मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चलाया गया था, है ना, ज्यादा आसान हो गया। भावना 8 का डी, क्यों भाई, कोई सही नहीं, क्या है, सही कथन का चयन करें। अच्छा, तो आप लोग खुद देखो कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी को क्या लाहौर षड्यंत्र केस के तहत दिया गया था क्या फांसी? यह लाहौर षड्यंत्र केस था या काकोरी कांड के तहत? काकोरी कांड के तहत था ना। यह तो काकोरी कांड के तहत था, तो यह तो गलत हो गया। इन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, वह सही है, लेकिन इस कांड के कारण नहीं, काकोरी कांड के कारण, काकोरी षड्यंत्र। काकोरी ट्रेन डकैती मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दिया गया। फांसी दिया गया 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। लेकिन यह लाहौर षड्यंत्र केस के तहत, काकोरी ट्रेन डकैती मामलों के तहत नहीं, है ना। तो ऐसे को अगर आप सही से नहीं पढ़ोगे तो यही होगा, हल्का सा स्लिप करोगे और उसके बाद सीधा जो फिसलन नहीं होता है, जाकर आपको सीधा गड्ढा में गिरा देगा। हल्का सा यहां पे स्लिप हुए और उसके बाद देखो कि क्या हाल हो गया। और यही स्थिति वहां भी होती है, एग्जामिनेशन हॉल में तो इससे ज्यादा खराब स्थिति होती है। वहां नजर भी साथ नहीं देता है, आंख भी धोखा देने लगता है। एक ही चीज को पढ़ते रहो, बार बार लगता है कि नहीं, कुछ जानते हुए चीज को भी लगता है कि गलत तो नहीं दे रहा है, तो वहां तो नजर भी साथ नहीं देता है। इसलिए यह प्रैक्टिस करना होता है। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, इसीलिए अपनी गलतियों को आप ठीक कर रहे हो। यहां कोई किसी दूसरे के लिए काम नहीं कर रहा है, सब अपने लिए काम कर रहे हो आप लोग, कि आप भविष्य में की जाने वाली गलतियों को या किन चीजों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां गलती होती है, इसको जानने के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इसमें बच्चों, इसमें डी इसका होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लियर है? 8 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव के लिए देखो आया प्रश्न, किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्ता, मोतीलाल नेहरू। और मुझे लगता है कि मैं डिस्कस में ही, चर्चा के दौरान ही मैं इसका शायद चर्चा मैंने कर दिया था, है ना। तो आप लोग यहां पे कोई बात नहीं, अब यहां पे आप लोग तो शायद मैं इसका चर्चा के दौरान ही मैंने चर्चा कर दिया, लेकिन फिर भी ध्यान से कि काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव के लिए बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया था और उनके बचाव के लिए एक समिति गठित किया गया था, लेकिन वह किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? प्रश्न यह पूछा जा रहा है, किसने समिति गठित किया, यह नहीं पूछा जा रहा है, किसकी अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन थे उस बचाव समिति के? काकोरी बचाव समिति। तो आप लोग की ओर से जो आंसर आ रहा है, बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हो। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में काकोरी कांड बचाव समिति गठित किया गया, लेकिन यह जो गठित किया गया था, यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा, है ना। मोतीलाल नेहरू के द्वारा गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में, अध्यक्ष थे आपको गोविंद बल्लभ पंत, और जो कमेटी गठित किया गया था, यानी बचाव कमेटी के जो अध्यक्ष थे वह थे आपको गोविंद बल्लभ पंत। बहुत सही आप लोगों ने आंसर दिया है, मैंने इसका डिस्कस भी कर दिया था। तो यह जरूर ध्यान रखना, यह जरूर ध्यान रखना, ठीक है। 2 जगह पे आपको बचाव समिति आपसे पूछा जाएगा, एक आजाद हिंद फौज बचाव समिति लाल किला मुकदमा, और एक काकोरी कांड बचाव समिति। तो यह दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। आते हैं
लाहौर षड्यंत्र केस का मामला किससे संबंधित है? सैंडर्स की हत्या, लॉर्ड इरविन को मारने का प्रयास, कोमिला के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या या बंगाल के गवर्नर को मारने का प्रयास। अटेम्प्ट टू किल गवर्नर ऑफ बंगाल, किलिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ कोमिला, अटेम्प्ट टू किल लॉर्ड इरविन या एसेंसिएशन ऑफ सैंडर्स, मर्डर ऑफ सैंडर्स। अब यहां पे आप बताएं कौन सा इसमें से। तो यह है 10वां का प्रश्न है कि लाहौर षड्यंत्र केस का मामला जो था वह सैंडर्स, पुलिस कमिश्नर था सैंडर्स, जिसने जब साइमन कमीशन आया था और उसको लेकर कांग्रेस के मद्रास सेशन में यह निर्णय लिया गया था कि साइमन कमीशन जहां भी जाए वहां साइमन गो बैक का नारा लगाया जाए और काला झंडा दिखाया जाए, विरोध किया जाए। सभी प्रांतों में साइमन कमीशन जाता है, विधायिका की जांच करने के लिए आया था, सभी प्रांतों में जाता है। जब यह लाहौर पहुंचा साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय यह आयोग था। जब यह लाहौर पहुंचता है तो वहां पे लाला लाजपत राय जो अस्वस्थ भी थे, बीमार थे, बीमारी की हालत में भी वह साइमन कमीशन के विरोध करने के लिए निकलते हैं। और उसी दौरान पुलिस कमिश्नर सैंडर्स था जिसने लाठीचार्ज करवाया और लाला लाजपत राय पर असंख्य लाठियां बरसाई गई। उसी समय उन्होंने कहा भी था कि एक दिन यही लाठी ब्रिटिश साम्राज्य का कील साबित होगी, और उसके बाद उनकी कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। इस घटना ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सबको बड़ा हतप्रभ कर दिया, बहुत हतप्रभ कर दिया। अब इस घटना ने इतना तोड़ दिया क्योंकि ये लोग के आदर्श थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, वे सब भी उग्रवादी विचारधारा के थे और ये अपना आइडियल मानते थे, आदर्श मानते थे, जिसके कारण भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, इन लोगों के द्वारा, ध्यान रखना तीनों नाम, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के द्वारा पुलिस कमिश्नर सैंडर्स को गोली मार दिया जाता है। और फिर लाहौर षड्यंत्र केस चलता है। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फिर पकड़े जाते हैं, यानी भगत सिंह तो असेंबली बम कांड में पकड़े गए, स्वयं गिरफ्तारी दिए थे। जब 1929 में ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रहा था तो उसी समय भगत सिंह जाकर असेंबली में बम फेंकते हैं, केंद्रीय विधानसभा में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में वह बम फेंकते हैं और वहीं अपनी गिरफ्तारी देते हैं। चंद्रशेखर आजाद यहां भी बच निकलते हैं, गिरफ्तार नहीं होते। तो यहां जो सैंडर्स को गोली मारने का काम किया गया था, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु। और जो लाहौर षड्यंत्र केस चला था, इसमें जो फांसी दी गई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ध्यान रहेगा ना याद, फांसी दी गई भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, और गोली मारने का काम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, और चंद्रशेखर आजाद यहां भी बच निकलते हैं। ठीक है, तो यह आप देखते हो कि सैंडर्स की हत्या के। आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 1928 के जन सुरक्षा विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल है। दो विधेयक है, एक पब्लिक सेफ्टी बिल, एक है ट्रेड डिस्प्यूट बिल। यह पब्लिक सेफ्टी बिल पर पूछा जा रहा है कि 1928 के जन सुरक्षा विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक सेफ्टी बिल ऑफ 1928 was to eradicate poverty and ensure food security in India। भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। टू कर्ब द एक्टिविटीज ऑफ सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, समाजवादियों और कम्युनिस्टों की गतिविधियों को रोकना। टू एबलिश स्लेवरी इन इंडिया, भारत में गुलामी को खत्म करना। टू रेगुलेट द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ हैजार्डस गुड्स इन इंडिया, भारत में खतरनाक वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री को विनियमित करना। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। पब्लिक सेफ्टी बिल, जन सुरक्षा विधेयक, क्योंकि जब स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, स्वराज पार्टी, तो यह स्वराज पार्टी का उद्देश्य भी तो यही था ना कि जो भी भारत विरोधी अगर कोई भी ऐसा विधेयक संसद में पास किया जाएगा
तो हम उसे वहां पे विरोध करेंगे। और यह इनकी उपलब्धि है, यह इनकी उपलब्धि है, यह स्वराज पार्टी की उपलब्धि है कि जब पब्लिक सेफ्टी बिल को पास किया जा रहा था तो इन लोगों ने पुरजोर विरोध किया और उस बिल को पास नहीं होने दिया। अब यह बिल किससे संबंधित था? आप लोग की ओर से जो आंसर आया है, यह समाजवादियों और कम्युनिस्टों की गतिविधियों को रोकने। ठीक है, बहुत सारे ब्रिटिश भी थे जो कम्युनिस्ट गतिविधि में थे। और देखो, ब्रिटिश सरकार पूंजीवादी सरकार है, और पूंजीवाद को डर किससे है? साम्यवाद से, समाजवाद से, कम्युनिस्ट से। क्या कभी सरकार चाहेगी कि भारत में साम्यवाद पनपे? क्योंकि उसी साम्यवाद से उन्हें रूस में लड़ना पड़ा था। उसी साम्यवाद को रोकने के लिए पूरे यूरोप ने हिटलर और मुसोलिनी को जन्म दे दिया। उसी साम्यवाद को रोकने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा खतरा साम्यवाद को माना, हिटलर और मुसोलिनी को नहीं माना। लेकिन हिटलर और मुसोलिनी भस्मासुर बन गए। तो वह पूरे विश्व में साम्यवाद को रोकना चाहते थे। और विश्व की पहली साम्यवादी सरकार वह रूस में गठित हो गई थी, लेनिन के नेतृत्व में 1917 में। अब धीरे धीरे साम्यवादी विचारधारा फैल रहा है एशिया की ओर। यूरोप में तो साम्यवादी पार्टी थी, अब यह तो विचारधारा की लड़ाई है। बहुत सारे ब्रिटिश भी थे जो आकर आपको यहां पे साम्यवाद को मजबूत कर रहे थे। जैसे वहां की ब्रिटेन की लेबर पार्टी आप देख लो ना, लेबर पार्टी ब्रिटेन की। तो इसको लेकर आपको मेरठ षड्यंत्र केस चलाया जाता है और बहुत सारे 32 साम्यवादियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब साम्यवादियों को गिरफ्तार किया जाता है और भारत में साम्यवादी पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, तो आपको पता होगा कि उसी समय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो रहा है 1934 में, 1934 में। और जितने जो साम्यवादी थे वह इसमें एंट्री करने लगे, क्योंकि साम्यवाद को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इसे, लेकिन इसको इन लोगों ने पास नहीं होने दिया था। इस बिल को पास नहीं होने दिया था। यह स्वराजियों की जीत थी, और जब 1929 का विधेयक, जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल को लाया जाता है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, व्यापार विधेयक अधिनियम, तो उस समय भगत सिंह बम कांड करते हैं और कहते हैं कि बहरे कानों को आवाज पहुंचाने के लिए और हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं था। आप लोग सुन नहीं रहे हो। हम लोग सड़क से लेकर संसद तक आपके कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं सुन रहे हो। तो अब यही विकल्प बचा था कि आपको कैसे सुनाया जाए। तो यह बच्चों इसका सही उत्तर होगा बी। क्लियर है? बी इसका सही उत्तर होगा। ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। खैर कोई बात नहीं जान रहे हो, समझना है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1929 के व्यापार विधेयक विवाद अधिनियम में प्रावधान दिया गया। देखो आ गया नेक्स्ट। द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, औद्योगिक विवादों को दबाने के लिए प्रबंधन को मनमानी शक्तियां प्रदान करना। एक है ट्रेड डिस्प्यूट बिल है। व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, न्यायाधिकरणों की प्रणाली और हड़तालों पर प्रतिबंध। अच्छा प्रश्न है। अब बताओ 1929 के व्यापार विवाद अधिनियम में प्रावधान क्या था? क्या प्रावधान था? व्यापार विधेयक अधिनियम में प्रावधान आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से क्या प्रावधान था 1929 के ट्रेड डिस्प्यूट बिल के तहत? प्रावधान इसमें था कि न्यायाधिकरणों की प्रणाली और हड़ताल पर प्रतिबंध लगाना, यह इसमें था। न्यायाधिकरणों की प्रणाली और ए सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड ए बैन ऑफ स्ट्राइक्स। पूरे जो आपको ट्रिब्यूनल्स थे, सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स, जो न्यायाधिकरणों की प्रणाली जो उनकी थी,
उसको प्रतिबंधित करना और हड़ताल पर भी बैंड लगा देना कि भारत में हड़ताल नहीं होगा। और जब यही बिल संसद में, जब इसी बिल पर बहस चल रहा था, जब इसी बिल पर बहस चल रहा था, तो इसी समय भगत सिंह ने बम असेंबली बम कांड को अंजाम दिया था। भगत सिंह भी तो समाजवादी थे। तो यह आपको उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, यह थोड़े ही था। औद्योगिक विवादों को दबाने के लिए प्रबंधन को मनमानी शक्तियां कैसे देंगे भाई? प्रबंधन को वे देंगे क्या मनमानी शक्तियां औद्योगिक विवादों को दबाने? व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, यह भी नहीं, बल्कि न्यायाधिकरणों की प्रणाली और हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध था यहां पे। तो इसका सही उत्तर बच्चों डी होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाहौर षड्यंत्र केस के परिणाम स्वरूप किसको फांसी दी गई? बहुत अच्छा प्रश्न फिर से आ गया। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत किसको फांसी दी गई? लाहौर षड्यंत्र केस के तहत किसको फांसी दी गई? रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। मुझे लगता है यह सही आंसर आप लोगों की ओर से आना चाहिए। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, किनको फांसी दी गई थी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत? जल्दी से बताएं आप लोग, जल्दी से बताएं। रामप्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, किस षड्यंत्र के तहत इन्हें भी फांसी दी गई? काकोरी कांड के तहत। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन्हें फांसी दी गई लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। बिल्कुल सही, 3 4 5। ठीक है, 3 4 5। नहीं अनीता, बी नहीं होगा। बी कैसे होगा बेटा? अभी मैंने बताया था ना कि रामप्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सबको काकोरी षड्यंत्र केस के तहत इन्हें फांसी दी जाती है अलग अलग जेलों में। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, इन्हें आपको फांसी दी जा रही है लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। लाहौर में ही तो सैंडर्स को गोली मारा गया था। तो इसलिए 3 4 5 इसका सही आंसर होगा। अनीता, ये कैसे हो जाएगा भाई? 1 और 2 कैसे? लाहौर षड्यंत्र केस पूछा जा रहा है ना, ये कैसे होगा? ए में तो रामप्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह हैं, और इन्हें तो आपको काकोरी कांड की वजह से फांसी दिया जा रहा है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गांधी ने क्रांतिकारियों और उनके तरीकों की कठोर आलोचना किया था। गांधी ने क्रांतिकारियों और उनके तरीकों की कठोर आलोचना किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस आलोचना के जवाब में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ने अपना स्वयं का घोषणा पत्र द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब जारी किया था। नीचे दिए गए कुछ सही विकल्प का चयन करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। गांधी harshly criticized the revolutionaries and their methods. In response to this criticism, the HSRA issued its own manifesto, The Philosophy of the Bomb. Choose the correct option from the course given below. बहुत अच्छा प्रश्न है। यह तो बिल्कुल सही है कि गांधी ने क्रांतिकारियों और उनके तरीकों की कठोर आलोचना किया था। अच्छा, यह जो क्रांतिकारी थे, यह गांधीवाद से मोहभंग का ही नतीजा था, क्योंकि इन्होंने भी गांधी की आलोचना किया। इन्होंने गांधी को असफल नेता करार दिया। यह कहा कि गांधी जो हैं वह, उनको नेतृत्व की चिंता सताने लगी, नेतृत्व खोने का डर। यह भी कहा गया कि गांधी आपको पूंजीवादियों के हित चाहने वाले हैं, जमींदारों के रक्षक हैं। तो इसको लेकर क्रांतिकारियों के द्वारा खूब गांधी की भी आलोचना की जाती है। और इसी आलोचना में अब आप गांधी देखो तो गांधी ने भी क्रांतिकारियों और उनके तरीकों की आलोचना किया। कैसे? तो जब वायसराय इरविन के ऊपर जब आक्रमण कर दिया जाता है, यानी ट्रेन को पलटने की कोशिश की जाती है, इरविन के ट्रेन पर हमला किया जाता है, और यह किया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा ही, HSRA के सदस्यों के द्वारा ही इरविन की हत्या करने का प्रयास किया गया था। तो इसको लेकर आप देखते हो कि गांधी ने लिखा द कल्ट ऑफ द बॉम्ब। गांधी की एक रचना है। कैसे आलोचना गांधी ने किया? तो गांधी ने आलोचना किया बच्चों, यह जरूर ध्यान रखना, द कल्ट ऑफ द बॉम्ब, ऑफ द बॉम्ब। ठीक है, यह एक गांधी ने पत्र लिखा और इसमें क्रांतिकारियों की आलोचना की।
तो HSRA के ही एक सदस्य हैं और वह है आपको भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा, इन्होंने गांधी का जवाब दिया द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, बॉम्ब का दर्शन। यह आपको किसने, यह भगवती चरण बोहरा ने, इन्होंने भी एक पत्र लिखा, लेख लिखा, भगवती चरण बोहरा, और इन्होंने कहा कि हमारा भी उद्देश्य, हम भी बम की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, हम भी बम की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, हम मजबूर हैं, हम मजबूर हैं, विवश हैं, सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है, तो हम कैसे जवाब दें, आप ही बताएं। आप तो आलोचना करने चल पड़े, आप सीधे आलोचना कर रहे कि क्या यही तुम्हारी कल्चर है, संस्कृति है, बम की संस्कृति आप बतला रहे हैं कि इस तरीके से आप स्वतंत्रता को प्राप्त करोगे। तो भगवती चरण बोहरा ने जवाब दिया द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब लिखकर, गांधी ने जो आलोचना किया था उसका जवाब भगवती चरण बोहरा ने दिया। तो बच्चों बिल्कुल सही इसका है, सी इसका सही उत्तर है। क्लियर है? तो दोनों याद रखना, गांधी ने लिखा था द कल्ट ऑफ द बॉम्ब, इन्वर्टेड कोमा, द कल्ट ऑफ द बॉम्ब, तो भगवती चरण बोहरा ने लिखा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, है ना। भगत सिंह भी कहते हैं ना कि बम और पिस्तौल की राजनीति में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, मजबूर हैं, करें क्या। आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है सूर्य सेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूर्य सेन वह बंगाल अनुशीलन समिति के सदस्य थे, उन्होंने युवाओं को हथियारों के इस्तेमाल और बम बनाने की शिक्षा दिया और तैयार किया। वह अलीपुर षड्यंत्र मामलों में भी एक प्रमुख सदस्य थे। सूर्य सेन के विषय में पूछा जा रहा है, सूर्य सेन के विषय में पूछा जा रहा है। वह बंगाल अनुशीलन समिति के सदस्य थे, युवाओं को हथियार के इस्तेमाल और बम बनाने की शिक्षा दिया और तैयार किया। मानिक तला वह अलीपुर षड्यंत्र मामले में भी एक प्रमुख सदस्य थे। क्या इसमें से सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें। तो सूर्य सेन देखो बहुत ही क्रांतिकारी लीडर थे बंगाल के, ठीक है। अच्छा, केवल आपका रुका हुआ है वीडियो, अच्छा ओके जी। तो यह आप देखो कि सूर्य, एक बार फिर से उसको रिफ्रेश कर दो बेटा। तो सूर्य सेन के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह बंगाल अनुशीलन समिति, नहीं, बंगाल के क्रांतिकारी बहुत थे यह सूर्य सेन, लेकिन अनुशीलन समिति के नहीं बंगाल के, बल्कि वह आपको सूर्य सेन ने अपना एक संगठन बनाया था, सूर्य सेन, ठीक है, 1930 में। और यह आपका गलत है, यह गलत है। अनुशीलन समिति के सदस्य सूर्य सेन नहीं, इन्होंने भी बड़ा क्रांति के रास्ता को अपनाया, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। बाद में इन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है और इन्हें भी मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। तो इन्होंने युवाओं को हथियारों के इस्तेमाल और बम बनाने के लिए तैयार किया था और अलीपुर षड्यंत्र मामले में भी यह एक प्रमुख सदस्य थे, इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। अच्छा, इनके संगठन में बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी हुई थी, बहुत सारी महिलाएं जुड़ी थी, जैसे कल्पना दत्त को आप देखो, कल्पना दत्त को सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। कल्पना दत्त को, क्रांतिकारी महिला थी। शांति घोष, सुनीति चौधरी, ये सब बड़ी क्रांतिकारी महिला थी। बल्कि शांति घोष और सुनीति चौधरी ने तो जिला अधिकारी जो मजिस्ट्रेट था उसकी हत्या इन्होंने कर दिया था। यह आप देख सकते हो बीना दास, यह सूर्य सेन के इस संगठन से जुड़ी हुई थी, बीना दास भी। और दीक्षांत समारोह में गवर्नर को नजदीक से जाकर गोली मार देती है बीना दास। प्रीतिलता बाड़ोदकर, इन्हें छापे में मार दिया जाता है, गोली मारा जाता है। खूब महिलाएं लड़ी थी, खूब महिलाएं लड़ी थी। चटगांव शस्त्रागार कांड याद होगा, 1930 सूर्य सेन के नेतृत्व में ही चटगांव जो शस्त्रागार था, अस्त्र शस्त्र जहां पुलिस के थे उसको लूट लिया गया था। तो यह आपका इसमें से पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है, तो पहला गलत है, 2 और 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें 2 और 3 सही है बच्चों, बी इसका सही उत्तर होगा। और मैं जो देख पा रहा हूं आप लोग की ओर से भी इसका आंसर बिल्कुल बी आया है। नेक्स्ट आते हैं, आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न है और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। सूर्य सेन के नेतृत्व में बंगाल में क्रांतिकारियों में युवा गतिविधियों में महिलाओं की बड़ी पैमाने पर भागीदारी थी।
कौन सा सही ढंग से मेल खाता? अच्छा, इसका तो मैंने चर्चा ही कर दिया। कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? कल्पना दत्त जिन्होंने गवर्नर पर अत्यंत निकट से गोली मारी थी, कल्पना दत्त जिन्होंने गवर्नर को अत्यंत निकट से गोली मारी थी, जिला अधिकारी को गोली मारकर हत्या करने वाले शांति घोष और सुनीति चौधरी थे, बीना दास जिसे गिरफ्तार किया गया, सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार किया गया और मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। कौन सा इसमें से सही ढंग से मेल खाता है? सही ढंग से कौन सा मेल खाता है? मैंने पूरा इसको, मैंने लगता है कि चर्चा कर दिया। अब इसमें से सही उत्तर कौन सा है, जल्दी से आप लोग इसको बताएं। ओशो रंजीत 18 अप्रैल 1930, क्या? चलिए 16 का मैं पूछ रहा हूं, आज का यह अंतिम प्रश्न है और जल्दी से इसका उत्तर आप लोग दें, कौन सा सही है। 15 में अभी आप लोग चल रहे हो। शैलेंद्र, मैं पूछ रहा हूं 18। अच्छा 16, दत्त को इन्हें सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार किया गया था। गलत हो गया। जो गवर्नर को निकट से जो गोली मारने का काम किया गया था, गवर्नर को किसने गोली मारा था? गवर्नर यानी मजिस्ट्रेट। तो वह गोली मारने का काम किया गया था किसके द्वारा? गवर्नर को। वह बीना दास के द्वारा। बीना दास है। शांति घोष और सुनीति चौधरी ने भी गोली मारा। किसको? जिला अधिकारी को, मजिस्ट्रेट को इन्होंने गोली मारा था। मजिस्ट्रेट को गोली इन्होंने मारा था, मजिस्ट्रेट को। यह सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार हुई थी। सूर्य सेन के साथ यह गिरफ्तार हुई कल्पना दत्त। और गवर्नर पर अत्यंत निकट से गोली चलाने का काम किसने किया था? जब आपको दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा था तो यह थी आपको बीना दास। बीना दास, यह याद रखना है। बीना दास ने बहुत ही निकट से इन्होंने आपको गवर्नर को दीक्षांत समारोह में गोली मार दी। तो बीना दास। सूर्य सेन के साथ कल्पना दत्त गिरफ्तार होते हैं, ठीक है, और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। सूर्य सेन को फांसी दे दी जा रही है। तो इस प्रकार से आपको यहां पे कोई भी सही नहीं है, न तो एक न तो डी। यह ध्यान रखना। कल्पना दत्त सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार, शांति घोष, सुनीति चौधरी, इन लोगों को किसके साथ? तो यह आपको शांति घोष और सुनीति चौधरी को गिरफ्तार किसके साथ किया जा रहा है? इस शांति घोष और सुनीति चौधरी ने क्या किया? तो इन्होंने मजिस्ट्रेट को इन्होंने गोली मारा। बीना दास ने क्या किया? दीक्षांत समारोह में गवर्नर को गोली मार दिया। प्रीतिलता बाड़ोदकर भी थी, छापे में उनको गोली मार दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से। अच्छा, एक प्रश्न और है बच्चों, यह है लास्ट प्रश्न। यह लास्ट प्रश्न, मुझे लगा कि शायद समाप्त है। विशेष रूप से सूर्य सेन के अंतर्गत युवा महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। निम्नलिखित पर विचार करें। कल्पना दत्त, सुनीति चौधरी या चंदेरी और कोमिला सूर्य सेन के सदस्य थी। कौन महिला सूर्य सेन के सदस्य थी? कल्पना दत्त, सुनीति चौधरी, कोमिला, कौन सदस्य थी? जल्दी से बताएंगे, ठीक है। कल्पना दत्त, सुनीति चौधरी कौन सदस्य थी? जल्दी से बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कल्पना दत्त, सुनीति चौधरी, कोमिला की, यह आपको शांति घोष और सुनीति चौधरी, कोमिला एक जगह है और कोमिला के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या की जा रही है। तो यह दोनों हैं, यानी 1 और 2 इसका सही उत्तर होगा। तो बच्चों, आज इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त किया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पर ही चर्चा करेंगे, गांधीवादी आंदोलन, जिसमें बहुत सारे गांधीवादी आंदोलन होगा। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये सारे आंदोलन को हम लोग देखेंगे। मैंने पहले भी टॉपिक बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि हम लोग क्या क्या आगे देखने वाले हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से रहें और अपना विशेष ख्याल रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।